वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो इस चैप्टर का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसका फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 2019 का प्रॉफिट है 1 लाख, 20 का 2 लाख और 21 का प्रॉफिट है 1,70,000। एक्स अपने बिजनेस को वाई को सेल करना चाहता है। तो इसमें गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम पहले हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होंगी, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी होंगी एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते टाइम। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ 2019 इंक्लूड अ स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट ऑफ 20,000। जो 2019 का प्रॉफिट है उसके अंदर कुछ स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट इंक्लूड हैं 20,000 के। स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट हमें कुछ सट्टेबाजी से रिसीव हुए हैं जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होते। जैसे कि अगर कोई लॉटरी लगी और उसके 20,000 रुपये रिसीव हुए हैं तो वो हर साल बिजनेस में रिसीव नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं कि इस बार लॉटरी लगी है तो हर साल लॉटरी लगेगी। तो इसलिए इन प्रॉफिट्स को हम नॉर्मल प्रॉफिट ना मानकर अब नॉर्मल प्रॉफिट लेते हैं स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट्स को। तो 20,000 यहाँ पर क्या हुआ, अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले यही देखना होगा कि अब नॉर्मल प्रॉफिट है या नॉर्मल है, या किस टाइप का है। तो ये वाला प्रॉफिट है अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट की ट्रीटमेंट क्या होगी कि जो रिलेटेड ईयर का प्रॉफिट है मींस 2019 का प्रॉफिट है उसमें से हम अब नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे। अब यहाँ पर 2019 का जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख, उसमें से 20,000 को माइनस कर दिया तो 80,000 आ गया। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ 2020 वो रिड्यूस्ड बाय 30,000 ड्यू टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर होने की वजह से 30,000 रिड्यूस हो गया प्रॉफिट 2020 का। अब ये भी हम देखेंगे पहले कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल लॉस है। इस टाइप का लॉस हुआ है, ये लॉस बाय फायर हुआ है। तो लॉस बाय फायर जरूरी नहीं कि हर साल लॉस बाय फायर ही हो। तो ये भी एक टाइप का अब नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस हम इसे नहीं मानकर चलेंगे क्योंकि ये हर साल होने वाला लॉस नहीं है। हमें पहले से इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये होगा या नहीं होगा। तो ये भी अब नॉर्मल लॉस है। और अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट ये होती है कि रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में इस टाइप के लॉस को ऐड कर दिया जाता है। तो हमारा जो 2020 का प्रॉफिट है वो है 2 लाख, तो उसमें हम 30,000 जो हमारा अब नॉर्मल लॉस हुआ है उसको ऐड कर देंगे। तो 2,30,000 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद 21 का प्रॉफिट दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई तो हम उसे 1,70,000 लेकर चलेंगे। इन तीनों प्रॉफिट्स को उसके बाद ऐड किया, हमारा पास आ गया 4,80,000। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया 4,80,000। अब इसी बेसिस पर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि टोटल ऑफ प्रॉफिट हम ऊपर लेते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर से। मीन्स जितने ईयर का हमने टोटल प्रॉफिट लिया है, तो हमने 3 ईयर्स का प्रॉफिट लिया है तो डिवाइड भी हम 3 से करेंगे। 4,80,000 को जब 3 से डिवाइड किया 1,60,000 आ गया। अब हमारे पास ये जो 1,60,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसमें भी अभी बाकी एडजस्टमेंट होनी रहती हैं जो हम आगे वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है द प्रॉपर्टीज वर नॉट इंश्योर्ड एंड इट वॉज थॉट प्रूडेंट टू इंश्योर द बिजनेस इन फ्यूचर। द प्रीमियम वॉज एस्टिमेटेड 4,000 पर एनम। तो इसके अकॉर्डिंग जो बिज़नेस है वो इंश्योर नहीं था और उस बाद में सोचा गया कि हम उसको इंश्योर करवाएंगे तो उसके लिए प्रीमियम पे करना होगा। तो प्रीमियम की अमाउंट क्या एस्टिमेशन लगाया गया कि 4,000 पर एनम है प्रीमियम की अमाउंट। तो जो हमने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है उसमें से हम इस प्रीमियम की इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट को लेस करेंगे क्योंकि ये अब पे करना पड़ेगा हर साल। तो इसलिए हमने एवरेज प्रॉफिट में से कैलकुलेट किया है, इसको माइनस किया है। वैसे हम इसमें से इंडिविजुअली भी माइनस कर सकते थे बट हमने कॉमन निकाल के बाद में मीन्स कॉमन एक ही बार निकाल एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर दिया। ये एक्सपेंस है, एज अ एक्सपेंस है इंश्योरेंस प्रीमियम की हर साल पे करना पड़ेगा तो उस 4,000 को यहाँ से माइनस कर दिया। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट द एग्जिस्टिंग टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एक्सपायर्ड एंड वाई विल हैव टू पे 2,000 पर मंथ इन प्लेस ऑफ 1,200 पर मंथ। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके साथ था, एक्स के साथ था क्योंकि पहले एक्स का बिजनेस था वो बट बाद में वाई ने ले लिया। तो एक्स को उसके पे करने पड़ते थे 1,200 पर मंथ। वाई ने बिजनेस ले लिया, वाई को पे करने पड़ेंगे 2,000 पर मंथ। तो यहाँ पर वाई को कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़े, 1,200 और 2,000 के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 800 आ गया। तो वाई को 800 एक्स्ट्रा पे करने पड़े तो ये भी वाई के लिए एज अ एक्सपेंस है।
तो 800 पर मंथ के हिसाब से उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो 800 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 9600 आ गया, तो ये भी इसमें से एवरेज में से लेस होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है वाई विल नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ एक्स मैनेजर हु इज पेड अ सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। एक्स का मैनेजर था, जब एक्स बिजनेस कर रहा था तो एक्स ने मैनेजर रखा हुआ था जिसकी सैलरी उसे पे करनी पड़ती थी 3000 पर मंथ के हिसाब से, बट वाई को उसकी नीड नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि वाई को उस मैनेजर को सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वाई को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ के हिसाब से वो एक्सपेंस वाई को पे नहीं करना पड़ेगा। तो 3000 हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद वाला पॉइंट है ही विल सुपरवाइज द बिजनेस हिमसेल्फ, वो बिजनेस खुद से कर रहा है इसलिए उसको सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी, मैनेजर की जरूरत नहीं। एट प्रेजेंट ही इज सर्विंग इन अ प्राइवेट कंपनी एट अ सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ विच पोस्ट ही शैल हैव टू रिजाइन। एट प्रेजेंट वाई क्या कर रहा है, एक कंपनी है प्राइवेट, उसमें जॉब कर रहा है जहाँ पर उसकी सैलरी है 4000 पर मंथ, बट अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसे वो जॉब से रिज़ाइन देना पड़ेगा, जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर उसके जो ये 4000 वो सैलरी रिसीव कर रहा है, ये सैलरी भी उसे नहीं मिलेगी, ये सैलरी भी उसे छोड़नी पड़ेगी। तो इन दोनों का 4000 का और 3000 का क्या ट्रीटमेंट होगा कि वाई को अब 4000 रिसीव नहीं होंगे, सैलरी रिसीव नहीं होंगी, तो ये वाली अमाउंट हम लेस कर देंगे। 4000 पर मंथ के हिसाब से बोला है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 आ गया, तो ये सैलरी वाई को रिसीव नहीं होगी, तो इसलिए इसे एवरेज में से माइनस कर दिया। अब 3000 सैलरी एक्स मैनेजर को पे कर रहा था, बट वाई को मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, तो वाई को ये सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉफिट हो गया वाई के लिए। तो 3000 को मल्टीप्लाई किया 12 से 36,000 आ गया। अब ये हम ऐड कर देंगे एवरेज प्रॉफिट के अंदर, तो हमारे पास टोटल कर कैलकुलेट करके आया 1,34,400। जो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला है इस क्वेश्चन में वो 2 ईयर्स परचेज के बेसिस पर बोला है, तो ये हमारे पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसको मल्टीप्लाई किया 2, क्योंकि 2 ईयर परचेज बोला हुआ है, तो आंसर आ गया 2,68,800, ये अमाउंट आ गई गुडविल की। अब इसके बाद है सेकंड इलिस्ट्रेशन। ये इलिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट दी गई है वो एडजस्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर। पास्ट 4 ईयर के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितने ईयर्स परचेज के लिए बोला है, 3 ईयर्स परचेज के लिए। The appropriate weights to use to each year ended on 31st March। तो ये ईयर्स जो 31st मार्च को एंड हो रहे हैं उनको वेट प्रोवाइड कर दी इन्होंने। The profits of these years ended on 31st March are 2018 का प्रॉफिट है 20,200, 19 का 24,800, 20 का 20,000 और 21 का 30,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स। जब अकाउंट्स को चेक किया गया तो ये कुछ आइटम्स है जो पाई गई हैं, तो उनको हम ठीक करके चलेंगे। इसमें जो स्क्रूटनी की गई उसमें कुछ अमाउंट को गलत लिखा गया था, तो अब हम उसे ठीक करेंगे। तो फर्स्ट दी गई है ऑन 1 दिसंबर 2019 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। 1 दिसंबर 2019 को एक मेजर रिपेयर की गई थी। मेजर मीन्स बड़ी रिपेयर की गई थी प्लांट में। प्लांट एसेट्स है तो उसमें अगर मेजर रिपेयर की गई है तो उसे हम कैपिटल मानकर चलते हैं। अगर छोटी मोटी रिपेयर होगी तो उसे हम रिवेन्यू चार्ज करके चलेंगे। बट यहाँ पर क्या दिया गया कि 6,000 की एक मेजर रिपेयर हुई थी प्लांट में और जिसे हमने क्या चार्ज कर लिया था, रिवेन्यू चार्ज कर लिया था, एज अ रिवेन्यू चार्ज कर लिया था। तो दिस पेड सम इज एग्रीड टू बी कैलकुलेटेड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसके अंदर हमें 2 चीज़ें करनी होंगी, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन की वैल्यू भी और जो ये रिवेन्यू चार्ज कर लिया था। बट हमें करना क्या था, बाद में जब हमें गुडविल को कैलकुलेट किया तो उस टाइम उनको मानना गया कि हम उसे कैपिटलाइज्ड कर देंगे, मतलब कैपिटल मानकर चलेंगे। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पहले हमने जो 6,000 की रिपेयर करवाई थी उसे हमने रिवेन्यू मान लिया था। रिवेन्यू मानना तो इसका मतलब वो प्रॉफिट में से अमाउंट लेस की गई होगी। और किस प्रॉफिट में से लेस की होगी, 1 दिसंबर 2019 को बोला है तो ईयर एंड हो रहा है 2020 को, तो मीन्स 2020 के प्रॉफिट में हमने उस अमाउंट को लेस किया हुआ होगा। बट जब
स्क्रूटनी की गई अकाउंट की तो माना गया कि हम उसे कैपिटल मानकर चलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर चलेंगे। तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हम उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, प्रॉफिट में शो नहीं करते, और रिवेन्यू को हम प्रॉफिट में शो करते हैं। तो जब हमने उसे रिवेन्यू माना तो वो इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड किया होगा, मीन्स इसमें से माइनस किया होगा वो अमाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल मान रहे हैं उसको, तो वापस इस प्रॉफिट में उसको ऐड कर देंगे जो हमने रिवेन्यू मानी थी। तो यहाँ पर ऐड की जाएगी 6,000 रुपये, इसमें ऐड कर दिए क्योंकि अब हमने इसको कैपिटल मान लिया, रिवेन्यू नहीं मानना। अगर रिवेन्यू मानते तो ये पहले से लेस हो रहा था, फिर ये ठीक था। अब इसी पॉइंट में बाद में बोला गया कि डेप्रीशिएशन लगेगा 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। तो हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे इसके ऊपर। तो 6,000 के ऊपर 10% का डेप्रीशिएशन लगाया। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 1 दिसंबर 2019 को रिपेयर की गई थी। तो 1 दिसंबर 2019 से ईयर एंड हो रहा है 20 में, 31 मार्च 2020 तक कितने मंथ हो गए, यहाँ पर 4 मंथ हो गए। तो 4/12 ले लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आई अमाउंट ₹200। तो यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन लगा वो 200 का लगा। अब ये डेप्रीशिएशन हमने इस ईयर का तो कैलकुलेट कर लिया, 200 है। अब हम इसको ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे, ये देखना है। जो डेप्रीशिएशन होता है वो हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं डेप्रीशिएशन। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो शो किया जाता है डेबिट साइड में, मीन्स हमें लेस करना होता है उसे टोटल प्रॉफिट में से। तो यहाँ पर भी हम उसे लेस करके चलेंगे डेप्रीशिएशन की अमाउंट को। डेप्रीशिएशन इस ईयर का आ गया 200। अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन क्या लगेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला है, मीन्स 600 में से 6,000 में से हमें 200 को माइनस करना है। तो अगर हमने 6,000 में से 200 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5,800। अब इसके ऊपर 10% लगाना है डेप्रीशिएशन। और ये कितने का है, ये तो फुल ईयर का है क्योंकि यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है किसी मंथ का। तो यहाँ पर आ गया 5,580। अब रिड्यूसिंग बैलेंस बोला था, टोटल ये था, इसमें से हमने ये अमाउंट थी जो रिड्यूस कर दी, जो बैलेंस बचा था रिड्यूस करके अमाउंट जो बैलेंस बचा था उसके ऊपर हमने परसेंटेज के हिसाब से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर दिया। तो हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रीशिएशन कितना आ गया, 580। तो इसको भी हम लेस करेंगे 580 को। ये 580 पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा है इस पर। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है क्लोजिंग स्टॉक वाला। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2,400। जो 2019 का जो हमें प्रॉफिट दिया गया है उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, कितनी अमाउंट से, 2,400 रुपये से उसे ज़्यादा दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक को। अब इसकी ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट में हमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोला गया है। तो इसको समझने से पहले हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझना होगा कि वहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें प्लस माइनस होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड कर दिया 2,400 रुपये से। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया गया है तो हम उसे क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अगर वो ज़्यादा दिखाया गया है तो यहाँ पर दिखेगा वो 2,400 रुपये से ज़्यादा हुआ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो इस क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है ये यहाँ पर भी ज़्यादा जाएगी, प्रॉफिट में भी। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है वो भी 2,400 रुपये से ज़्यादा दिखा होगा। बाकी सभी कैलकुलेट करने के बाद ये 2,400 का इफेक्ट यहाँ भी रहेगा क्योंकि वो 2,400 अगर क्लोजिंग स्टॉक में ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी हमारा 2,400 से ज़्यादा जाएगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाते हैं तो ग्रोस प्रॉफिट को यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे भी 2,400 रुपये ज़्यादा दिखेंगे। और नेट प्रॉफिट को जब कैलकुलेट किया जाएगा वहाँ पर भी 2,400 रुपये ज़्यादा दिखेंगे। मीन्स अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया गया तो प्रॉफिट भी हमारा ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो अब 2,400 रुपये से हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन होने से। तो हम इसको एक्चुअल प्रॉफिट को निकालते हैं। यहाँ पर जो प्रॉफिट के अंदर 2,400 रुपये ज़्यादा दिखाए गए हैं तो हम उन्हें लेस करेंगे। और ये 2019 के प्रॉफिट में बोला गया था तो ये रहा 2019 का प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट में से हम 2,400 रुपये को लेस कर देंगे जो था ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये 2,400 रुपये लेस हो गए यहाँ से इस प्रॉफिट में से। अब जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दो जगह इफेक्ट डालता है। एक तो उसी ईयर के
अकाउंट में हम उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं उसी अमाउंट को। नेक्स्ट ईयर के जब भी हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन की गई है तो मीन्स यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी हमने ज़्यादा दिखाया होगा। तो ये हम नेक्स्ट ईयर का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं जब, तो यहाँ पर 2400 ज़्यादा थे तो नेक्स्ट ईयर में भी 2400 ज़्यादा दिखाए होंगे। अगर 2400 यहाँ पर ज़्यादा थे तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होंगे ये 2400। अगर ये 2400 यहाँ पर ज़्यादा थे तो जब हमने इस अमाउंट में से यहाँ पर ये माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर कम हुआ होगा 2400 रुपये से। अगर प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट लेकर गए तो नेट प्रॉफिट भी कम हुआ होगा यहाँ पर। तो क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन करने से नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो गया और उस वजह से नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। अगर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हुआ है तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट पर लाने के लिए हम उस प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट बनाने के लिए जो कम हुआ है जितनी अमाउंट से वो अमाउंट ऐड कर देंगे। अब ये नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है जो वो 2400 रुपये से कम हुआ था तो अब 2400 रुपये को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखेगा तो उस साल का प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखेगा। और अगर वो मतलब एक साल का क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और अगर उस ओपनिंग स्टॉक में भी हम वो ओवर वैल्यूएशन लेकर चलते हैं तो उस ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा मतलब। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यूएशन करने के पर्पज़ से हमने कुछ मैनेजमेंट कॉस्ट पे की है, मतलब कि चार्जेस फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट है तो वो हम लेस करेंगे जिसकी अमाउंट है 4800। तो इनमें से लेस कर दिया जाएगा वो हर साल के प्रॉफिट में से 4800 को। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद अब लास्ट में एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला जाएगा जो 2018 का प्रॉफिट बन जाएगा 15,400, 2019 का प्रॉफिट बन जाएगा 17,600 और 2020 का 23,400 और 2021 का 24,620। तो ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट के बेसिस पर हम वेटेड प्रोवाइड करेंगे, वेट प्रोवाइड करके प्रॉफिट को और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट को लिख दिया। क्वेश्चन में हमें वेट दी गई है कि हम 2018 के प्रॉफिट को 1, 19 को 2, 20 को 3 और 21 को 4 वेट देंगे। अगर क्वेश्चन में वेटेड एवरेज वर्ड तो लिख दिया कि वेटेड एवरेज से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, बट वेट्स नहीं प्रोवाइड करी गई तो हम वेट कैसे प्रोवाइड करेंगे। जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसे सबसे ज़्यादा वेट दी जाएंगी और जो सबसे पास्ट का प्रॉफिट होगा उससे कम वेट दी जाएंगी। जैसे कि 2018 पास्ट का प्रॉफिट है, इसे 1 दे दी वेट और उसके बाद 2, 3, 4 और लेटेस्ट मतलब 21 का सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट यही दिया गया है हमें क्वेश्चन में तो इसे सबसे ज़्यादा 4 वेट दे दी। उसके बाद प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जो प्रोडक्ट है इसका टोटल कर देंगे हम और वेट का भी टोटल कर देंगे। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ईयर से नहीं करना डिवाइड प्रोडक्ट को, यहाँ पर वेट का जो टोटल होगा उससे डिवाइड करना है। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर ले लिया, टोटल ऑफ वेट नीचे ले लिया, तो डिवाइड करने के बाद आ गया 21,928। अब गुडविल की वैल्यू बोला था कि 3 ईयर परचेज के बेसिस पर कैलकुलेट करनी है तो इस अमाउंट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 65,784 आंसर आ गया, गुडविल की वैल्यू आ गई।